नमस्ते सर। मैं DSSB PRT की तैयारी कर रही हूँ और DLED कोर्स 501 का यूनिट 4 ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉर UEE मतलब सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के लिए संगठनात्मक ढांचा, ये पढ़ते हुए थोड़ा अटक रही हूँ। ये जो नाम है ना, NCERT, डाइट, BRC, ये सब इतने कंफ्यूजिंग है। क्या आप इसे थोड़ा आसान तरीके से समझा सकते हैं? नमस्ते। बिल्कुल, और आपका ये सवाल बहुत जरूरी है। देखिए, DSSB के एग्जाम में इस यूनिट से सीधे सीधे सवाल आते हैं। खासकर ये जो अलग अलग एजुकेशनल बॉडीज हैं, NCERT, SCERT, डाइट, इनके कामों को लेकर, इनके बीच के फर्क को लेकर अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। कई बार एस्पिरेंट्स सिर्फ रटने की कोशिश करते हैं और वहीं गलती हो जाती है। जी सर, मेरे साथ बिल्कुल यही हो रहा है। तो आज हम इसे रटेंगे नहीं, समझेंगे। हम इस पूरे स्ट्रक्चर को एक कहानी की तरह देखेंगे। हम ये समझेंगे कि भारत जैसे विशाल देश में शिक्षा की नीतियां बनती कहाँ हैं और वो नीतियां एक टीचर और एक बच्चे तक पहुंचने के लिए किन किन रास्तों से होकर गुजरती हैं। ये एक तरह का सफर है, पॉलिसी से क्लासरूम तक का। चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प लग रहा है। मेरा सबसे पहला और बड़ा सवाल यही है कि इतने बड़े देश में, जहां करोड़ों बच्चे हैं, लाखों स्कूल हैं, हर गांव तक शिक्षा पहुंचाने का ये पूरा सिस्टम आखिर काम कैसे करता है? क्या सारी प्लानिंग दिल्ली में बैठकर ही होती है? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यहीं से पूरी कहानी की नींव रखी जाती है। देखिए, इसे समझने के लिए एक बड़े से पेड़ का उदाहरण लेते हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम की जड़ें हैं नेशनल प्लानिंग और पॉलिसी, यानी बड़ी योजनाएं, बड़े विचार राष्ट्रीय स्तर पर ही बनते हैं। जैसे पेड़ की जड़ें जमीन में गहराई तक जाकर पूरे पेड़ को सहारा देती हैं। तो हाँ, प्लानिंग का एक बड़ा हिस्सा सेंट्रलाइज्ड यानी केंद्रीकृत है। लेकिन अगर प्लानिंग दिल्ली में हो रही है, तो फिर वो सुदूर गांव के स्कूल की जरूरतों को कैसे समझेगी? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यहीं पर पेड़ का दूसरा हिस्सा काम आता है, उसकी शाखाएं, टहनियां और पत्तियां। जड़ें भले ही एक जगह हों, लेकिन पोषण हर पत्ती तक पहुंचता है ना? ठीक वैसे ही हमारे सिस्टम में एकेडमिक सपोर्ट यानी शैक्षिक मदद ऊपर से नीचे की ओर बहती है और हर तरफ फैलती है। इसी को डिसेंट्रलाइजेशन या विकेंद्रीकरण कहते हैं। और ये जरूरी क्यों है? ये जरूरी इसलिए है क्योंकि जो जरूरतें केरल के एक तटीय गांव के स्कूल की हैं, वो राजस्थान के एक रेगिस्तानी गांव से बहुत अलग हो सकती हैं। विकेंद्रीकरण हमें स्थानीय जरूरतों के हिसाब से समाधान खोजने की आजादी देता है। ये पूरा ढांचा हमारे संविधान के आर्टिकल 51A के 51A जी, स्ट्राइविंग फॉर एक्सीलेंस यानी उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के सिद्धांत पर आधारित है। सेंट्रलाइज्ड है, ये तो बहुत साफ हो गया। तो ये जो सपोर्ट ऊपर से नीचे आता है, इसके कितने लेवल या स्तर होते हैं? इसे हम एक 5 मंजिला इमारत की तरह समझ सकते हैं। ये चेन ऑफ एकेडमिक सपोर्ट है, यानी अकादमिक मदद की एक श्रृंखला। इसमें 5 मुख्य स्तर हैं और हर स्तर पर एक खास संस्था काम करती है। 5 स्तर? हाँ, सबसे ऊपर लेवल 1 पर है नेशनल, जिसे हम एपेक्स भी कहते हैं। लेवल 2 पर उसके नीचे स्टेट यानी राज्य आता है। लेवल 3 पर डिस्ट्रिक्ट यानी जिला। फिर लेवल 4 पर ब्लॉक और सबसे जमीनी स्तर पर लेवल 5 पर क्लस्टर होता है, जिसे हम ग्रास रूट्स लेवल भी कहते हैं। मतलब वो जगह जहां एकेडमिक सपोर्ट सीधे स्कूल के दरवाजे तक पहुंचता है। आज हम इन सभी मंजिलों और वहां काम करने वाली संस्थाओं को एक एक करके समझेंगे। ठीक है, तो इस 5 मंजिला इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल यानी नेशनल लेवल पर कौन सी संस्था काम करती है? हम सबने इसका नाम तो सुना ही है। हाँ बिल्कुल, नेशनल लेवल पर सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी एकेडमिक बॉडी है NCERT यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसके बारे में कुछ जरूरी बातें हैं जो परीक्षा के लिहाज से हमें पता होनी चाहिए। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 1961 नई दिल्ली, ठीक है जी। इसका स्टेटस देश की सर्वोच्च एकेडमिक संस्था यानी एपेक्स एकेडमिक बॉडी का है और इसकी मुख्य भूमिका केंद्र और राज्य सरकारों को शिक्षा से जुड़े मामलों में सलाह और सहायता देना है। और सर, NCERT के मुख्य काम क्या है? जैसे हम सब इनकी किताबें तो बचपन से पढ़ते आए हैं, क्या इनका काम सिर्फ किताबें छापना है? किताबें तो बस एक हिस्सा हैं, हालांकि बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा। NCERT के काम बहुत व्यापक हैं। पहला और सबसे बड़ा काम है पूरे देश के लिए करिकुलम का फ्रेमवर्क तैयार करना, जिसे हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। बिल्कुल वही।
दूसरा, शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग के मॉडल और मटेरियल तैयार करना। तीसरा, शिक्षा के क्षेत्र में नई नई रिसर्च यानी अनुसंधान करना। इसके अलावा लड़कियों की शिक्षा यानी गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को बढ़ावा देना। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जैसे आईसीटी का इस्तेमाल कैसे हो, इस पर काम करना। और नैतिक शिक्षा यानी वैल्यू एजुकेशन पर जोर देना, ये सब एनसीईआरटी के मुख्य कार्यक्षेत्र हैं। समझ गई। लेकिन यहाँ एक कंफ्यूजन है सर। अगर एनसीईआरटी नीतियां बनाने में मदद करती है तो क्या वो स्कूलों को सीधे कंट्रोल भी करती है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और यही एक एग्जाम अलर्ट छिपा है। इसे ध्यान से समझिए। एनसीईआरटी एक अकादमिक संस्था है, एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक अथॉरिटी नहीं है। एकेडमिक है, एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं। जी, इसका मतलब है कि वो नीतियां बनाने में मदद करती है, रिसर्च करती है, किताबें बनाती है, लेकिन स्कूलों पर उन नीतियों को सीधे लागू नहीं करती। वो किसी टीचर को नौकरी पर नहीं रखती या निकालती नहीं है। वो स्कूल बिल्डिंग नहीं बनवाती। एग्जाम में अक्सर इसी बारीक अंतर पर सवाल बनता है, जहां पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा काम एनसीईआरटी का नहीं है, और ऑप्शन में कोई प्रशासनिक काम दे दिया जाता है। अच्छा, तो एनसीईआरटी एक थिंक टैंक और एक गाइड की तरह है, एक बॉस की तरह नहीं। ये तो बहुत बड़ी क्लैरिटी मिली। तो अगर एनसीईआरटी राष्ट्रीय स्तर पर एक दिशा देती है, लेकिन भारत में तो शिक्षा राज्यों का भी विषय है और हर राज्य की अपनी भाषा और अपनी जरूरतें होती हैं, तो इस राष्ट्रीय दिशा को राज्य अपने हिसाब से कैसे ढालते हैं? राज्य स्तर पर कौन सी संस्थाएं काम करती हैं? बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल सही कड़ी जोड़ी है। अब हम अपनी 5 मंजिला इमारत की दूसरी मंजिल पर आ गए हैं, यानी राज्य स्तर पर। यहाँ पर 2 मुख्य स्तंभ है, 2 पिलर्स, और इनके बीच का अंतर समझना परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। 2 स्तंभ? हाँ, पहला स्तंभ है SCERT यानी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये राज्य स्तर पर NCERT का ही प्रतिरूप है। ये राज्य का एकेडमिक विंग है। मतलब एनसीईआरटी का स्टेट वर्जन? हाँ, एक तरह से। इसका काम लगभग एनसीईआरटी जैसा ही है, पर सिर्फ राज्य की सीमाओं के अंदर। जैसे अपने राज्य की जरूरतों और भाषा के हिसाब से करिकुलम और टेक्स्ट बुक बनाना, टीचर्स को अकादमिक रूप से गाइड करना। और दूसरा स्तंभ कौन सा है? दूसरा स्तंभ है SIEMAT यानी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग। ये राज्य का मैनेजमेंट विंग है। इसके नाम में ही मैनेजमेंट शब्द है और यही इसका मुख्य काम है। इसका फोकस अकादमिक रिसर्च पर नहीं, बल्कि शिक्षा के प्रबंधन, योजना, नीति निर्माण और वो प्रशासनिक ट्रेनिंग पर होता है। ये स्कूलों के हेडमास्टर्स, प्रिंसिपल्स और एजुकेशन ऑफिसर्स को मैनेजमेंट की ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन क्या इन दोनों संस्थाओं के बीच कभी टकराव की स्थिति नहीं बनती? मान लीजिए SCERT कोई नया एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम बनाना चाहता है, पर SIEMAT कहता है कि हमारे पास हेडमास्टर्स को इसकी ट्रेनिंग देने के लिए बजट या प्लान ही नहीं है। तब क्या होता है? ये एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल है। देखिए, आदर्श स्थिति में SCERT और SIEMAT मिलकर काम करते हैं। SCERT अकादमिक क्या और कैसे पर काम करता है और SIEMAT उसे लागू करने के लिए प्रबंधन और योजना पर। लेकिन हाँ, असल दुनिया में समन्वय की चुनौतियां आती हैं। इसीलिए एक अच्छी शिक्षा प्रणाली वही है जहां ये दोनों संस्थाएं एक दूसरे के साथ लगातार संवाद में रहें। अच्छा, परीक्षा के लिए आपको जो याद रखना है वो एक बहुत काम की MCQ टिप। अगर सवाल किसी एकेडमिक काम से जुड़ा है, जैसे करिकुलम, किताबें या टीचर गाइडेंस, तो आपका जवाब ज्यादातर SCERT होगा। और अगर सवाल मैनेजमेंट, प्लानिंग या एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा है तो जवाब SIEMAT होगा। ये तो बहुत क्लियर हो गया। एकेडमिक मतलब SCERT, मैनेजमेंट मतलब CIMAT। अब हम इमारत की तीसरी मंजिल पर आते हैं। राज्य के बाद जिला स्तर पर कौन सी संस्था है जो इन सब योजनाओं को जमीनी हकीकत में बदलती है? बिल्कुल, राज्य के बाद जिला स्तर पर जो सबसे महत्वपूर्ण संस्था है और जिसे शिक्षा प्रणाली की रीढ़ की हड्डी भी कहा जा सकता है, वो है डाइट यानी डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इसका जन्म नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NPE 1986 जी NPE 1986 की सिफारिशों से हुआ था। इसका मुख्य काम जिले के अंदर एजुकेशन की क्वालिटी को सुधारना है। इसे जिले का एकेडमिक हब भी कह सकते हैं। डाइट के मुख्य काम क्या है सर? ये टीचर्स के लिए सीधे तौर पर कैसे फायदेमंद है? डाइट के 4 मुख्य काम हैं जो एक टीचर के लिए बहुत जरूरी हैं। पहला, शिक्षकों को प्री सर्विस जैसे DLED कोर्स और इन सर्विस मतलब नौकरी के दौरान होने वाली रिफ्रेशर ट्रेनिंग देना। ओके,
दूसरा, एक्शन रिसर्च करना। ये कोई बड़ी बड़ी किताबी रिसर्च नहीं है, बल्कि क्लासरूम की असली समस्याओं को पहचानकर उनका व्यवहारिक हल निकालना है। जैसे? एक टीचर ये रिसर्च कर सकता है कि क्या खेल खेल में गणित सिखाने से बच्चों का रिजल्ट बेहतर होता है। डाइट इसमें उनकी मदद करता है। एक्शन रिसर्च, ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है। और बाकी दो काम? तीसरा काम है स्थानीय स्तर पर टीएलएम यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल तैयार करना, जो बच्चों के माहौल और संस्कृति से जुड़ा हो। जैसे अगर कोई डाइट आदिवासी इलाके में है तो वो वहाँ के स्थानीय पेड़ पौधों और लोक कथाओं का इस्तेमाल करके टीएलएम बनाएगा। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण काम, जिले के सभी स्कूलों को लगातार एकेडमिक सपोर्ट और मेंटरिंग देना। समझ गई। अब जिले के नीचे ब्लॉक लेवल पे क्या होता है? डाइट तो पूरे जिले को देखता है, लेकिन एक जिले में तो सैकड़ों स्कूल होते हैं। डाइट हर स्कूल तक कैसे पहुंचता है? आपने सही सोचा, यहीं पर चौथी मंजिल काम आती है। जिले के नीचे आता है ब्लॉक लेवल और यहाँ काम करता है बीआरसी यानी ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। एक बीआरसी आमतौर पर लगभग 100 गांव के स्कूलों को कवर करता है। इसकी सबसे बड़ी भूमिका डाइट और स्कूलों के बीच एक पुल या ब्रिज का काम करना है। डाइट में जो भी नई ट्रेनिंग, जानकारी या निर्देश आते हैं, उसे स्कूलों तक पहुंचाने का काम बीआरसी करता है। तो बीआरसी एक तरह से डाइट का एक्सटेंशन काउंटर है। आप ऐसा कह सकते हैं। बीआरसी स्कूलों को सीधे अकादमिक सपोर्ट देता है। ये टीचर्स की मासिक बैठकें आयोजित करता है, मिड डे मील जैसी योजनाओं की निगरानी करता है, स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉनिटर करता है और सर्व शिक्षा अभियान जैसे प्रोग्राम्स को जमीनी स्तर पर लागू करने में मदद करता है। मैं एक बार एक बहुत दूर दराज के बीआरसी में गया था। वहां के कोऑर्डिनेटर ने बताया कि कैसे उन्होंने आसपास के 10 स्कूलों के साइंस टीचर्स को महीने में एक बार बुलाकर एक दूसरे से सीखने का एक छोटा सा नेटवर्क बना दिया था। इससे उन टीचर्स का अकेलापन मतलब आइसोलेशन भी खत्म हुआ और बच्चों को पढ़ाने के नए तरीके भी मिले। असल में यही बीआरसी की आत्मा है। ये तो बहुत अच्छा उदाहरण था। अब मुझे बीआरसी का काम बिल्कुल साफ हो गया। सर, आपने शुरू में 5 स्तर बताए थे। हमने नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक की बात कर ली। वो सबसे छोटी और जमीनी इकाई क्लस्टर, वहाँ क्या होता है? बहुत अच्छा याद दिलाया। ये हमारी इमारत की सबसे निचली और सबसे महत्वपूर्ण मंजिल है। ब्लॉक के नीचे होता है सीआरसी यानी क्लस्टर रिसोर्स सेंटर। एक क्लस्टर में आसपास के 8 से 10 स्कूल आते हैं और सीआरसी का कोऑर्डिनेटर मतलब सीआरसीसी, इन्हीं स्कूलों में से एक सीनियर टीचर या हेडमास्टर होता है। तो सीआरसी का मुख्य काम क्या है? ये बीआरसी से कैसे अलग है? सीआरसी सबसे ज्यादा डायरेक्ट और हैंड्स ऑन सपोर्ट देता है। जहां बीआरसी महीने में एक बार मीटिंग कर सकता है, वहीं सीआरसीसी हफ्ते में कई बार अपने क्लस्टर के स्कूलों का दौरा कर सकता है। इसका मुख्य काम है ऑन साइट सपोर्ट देना, यानी टीचर को क्लासरूम में जाके मदद करना। अगर किसी टीचर को कोई पाठ पढ़ाने में दिक्कत आ रही है तो सीआरसीसी उसकी मदद कर सकता है। ये स्कूलों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है, एक स्कूल के अच्छे तरीकों को दूसरे स्कूल तक पहुंचाता है और टीचर्स के बीच एक प्रोफेशनल कम्युनिटी बनाता है। ये असल में एकेडमिक सपोर्ट की आखिरी कड़ी है जो सीधे टीचर तक पहुंचती है। वाह, तो ये पूरा सिस्टम एक पिरामिड की तरह है, जहां हर लेवल अपने नीचे वाले लेवल को सहारा दे रहा है, एनसीईआरटी से लेकर सीआरसी तक। पहले ये सब नाम डाइट, बीआरसी, सीआरसी बस रटने पड़ते थे, अब इनके बीच का रिश्ता समझ आ रहा है। लेकिन सर, एग्जाम के दबाव में ये सब फिर से मिक्स हो सकता है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम इन सभी के कामों को आसानी से याद रख सकें? हाँ बिल्कुल। चलिए अब एक ऐसा लॉजिक समझते हैं जो परीक्षा में आपका चीट कोड बन जाएगा। इससे आप ऑप्शन देखकर कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। इसे ध्यान से सुनिए जी। अगर सवाल करिकुलम, टेक्स्ट बुक या राष्ट्रीय स्तर की रिसर्च के बारे में है तो जवाब लगभग हमेशा एनसीईआरटी या राज्य के लिए एससीईआरटी होगा। ओके, करिकुलम मतलब एनसीईआरटी, एससीईआरटी। सही। अगर सवाल मैनेजमेंट, प्लानिंग या एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग के बारे में है तो जवाब सीएमएट होगा। मैनेजमेंट मतलब सीएमएट। बिल्कुल। अगर सवाल जिले में टीचर ट्रेनिंग मतलब प्री सर्विस और इन सर्विस या एक्शन रिसर्च के बारे में है तो जवाब डाइट होगा। डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग मतलब डाइट। और आखिर में अगर सवाल स्कूलों को सीधे सपोर्ट देने, उनकी मीटिंग कराने या उनके आइसोलेशन यानी अकेलेपन को खत्म करने के बारे में है तो जवाब बीआरसी ब्लॉक स्तर पर या सीआरसी सबसे जमीनी स्तर पर होगा।
इस लॉजिक को अगर आप याद रखेंगे तो एग्जाम में ऑप्शंस देखकर कंफ्यूज नहीं होंगे और सही जवाब तक पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। ये तो सच में चीट कोड है। अब ये पूरा ढांचा काफी हद तक क्लियर हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे एक नक्शा मिल गया हो कि कौन कहाँ है और क्या काम करता है। पहले सब कुछ एक धुंध जैसा लगता था। बहुत बढ़िया। तो आज हमने भारत में एलिमेंट्री एजुकेशन के पूरे सपोर्ट स्ट्रक्चर को समझा। नेशनल लेवल पर एनसीईआरटी से लेकर सबसे जमीनी स्तर पर सीआरसी तक। ये एक चेन है, एक श्रृंखला है जो ये सुनिश्चित करती है कि अच्छी से अच्छी शिक्षा, नई से नई टेक्नोलॉजी और सही मार्गदर्शन हर बच्चे तक पहुंचे। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसे रिवाइज जरूर करना और जाते जाते एक बात सोच कर देखना, ये पूरा ढांचा जो हमने आज डिस्कस किया, ये किसके लिए बना है? ये एक टीचर के लिए सपोर्ट सिस्टम है। जब आप टीचर बनेंगी तो आपको पता होगा कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए डाइट जाना है, टीएलएम के लिए बीआरसी से मदद लेनी है और क्लासरूम की किसी छोटी मोटी समस्या के लिए अपने सीआरसी कोऑर्डिनेटर से सलाह लेनी है। जी बिल्कुल। इस पर विचार करना कि इस पूरी चेन में आप यानी एक शिक्षक कैसे सबसे मजबूत कड़ी बन सकते हैं, क्योंकि सारी प्लानिंग, सारी पॉलिसीज और सारा सपोर्ट अंत में एक क्लासरूम में एक टीचर के जरिए ही बच्चे तक पहुंचता है। आप ही इस पूरी मशीनरी के सबसे अहम पुर्जे हैं। बिल्कुल सर। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी तो और ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी तैयारी जारी रखें। ऑल द बेस्ट।